Hey guys, welcome to my channel. If you are new to this channel, hi, myself Akshita Sharma, and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में. बेसिकली हम यहाँ पे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी बहुत न्यूक्लिक एसिड के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, थोड़ी सी बस एक दो पॉइंट्स बताऊंगी मैं इसमें आपको कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है 2 टाइप्स का होता है, आरएनए और डीएनए. तो आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? यह हमें सेल की इंफॉर्मेशन देता है. तो हमने यहाँ क्या लिखा है? मेन इन्फॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेल. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल ऑफ द सेल. तो इसकी जो डिस्कवरी के बारे में हम देखें तो फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी पस सेल के न्यूक्लियस में, और इन्होंने क्या किया? न्यूक्लिन नाम दिया था. और फिर एटमैन आए, इन्होंने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था. अब हम इसका केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं. न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर डीएनए की स्ट्रक्चर, ये यहीं से डीएनए की स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है. तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. पॉलीमर मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे साथ में जुड़कर. तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है. तो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे H3PO4 है. पी ब्लॉक में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इसकी स्ट्रक्चर. तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है. अब ये 1, 2 एंड 3 ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं. तो अब इसमें हम नाइट्रोजन बेस देखते हैं क्या होते हैं. नाइट्रोजन बेस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पायरीमिडीन और प्यूरीन. पायरीमिडीन में है साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल. ये तो 1 रिंग कंपाउंड होते हैं, देखेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर बाद में. तो और ये यहाँ पे जो यूरेसिल और थायमीन है, यहाँ पे डीएनए आरएनए में डिफरेंस है कि यूरेसिल की जगह थायमीन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, और प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं. अब ये यहाँ पे 2 रिंग की, यहाँ की एक इसकी इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो हम आगे देखेंगे. अब पेंटोज शुगर जो है, मैंने जो फुल फॉर्म बताई थी डीएनए और आरएनए की, वहाँ पे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आया था. तो वो बेसिकली इस पेंटोज शुगर को इंडिकेट करता है. पेंटोज मीन्स 5, तो ये 5 कार्बन की साइकिल होगी. ये रही डीएनए की और ये आरएनए की स्ट्रक्चर. तो ये आरएनए में आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 है, ये जो सेकंड नंबर पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीएनए में नहीं है. तो इसकी स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस यही है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है. तो आरएनए में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी वजह से ही आरएनए जो होता है डीएनए से ज़्यादा क्रियाशील होता है. ठीक है, और इसकी वजह से ही ये उत्प्रेरक यानी कैटेलाइजर की तरह काम करता है. ओके, तो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे 2 हमने पढ़े कि एक तो ये पेंटोज शुगर में, और दूसरा जो है ये नाइट्रोजन बेस में ही जो डिफरेंस बताया था. अब न्यूक्लियोसाइड देखते हैं कैसा बनता है. पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, हमें क्या करना है? नाइट्रोजन बेस को शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जोड़ना है एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये न्यूक्लियोसाइड बनेगी. फिर न्यूक्लियोटाइड, हमें क्या करना है? जो न्यूक्लियोसाइड था जो हमने भी बनाया था, उसमें फॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर देना है. कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से. कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? 5th कार्बन पे जुड़ेगा. सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है, कौन से कार्बन पे जुड़ेगा शुगर के, और कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा. बस फिर हो गई हमारी स्ट्रक्चर. तो न्यूक्लियोसाइड और टाइड में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है साइड जो है छोटी, ये जो है न्यूक्लियोटाइड से भी छोटी स्ट्रक्चर है, मतलब इससे भी पहले आती है. ओके, अब हम न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करेंगे. तो इसमें हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम पॉलीमरेज होता है. डीएनए बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, आरएनए बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए. तो ये डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, जैसे रेप्लिकेशन में ये काम आता है और ये ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है, ये पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, ये आप ध्यान रखें तो ठीक है, वरना इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है.
यहाँ स्ट्रक्चर में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये एंजाइम्स के नाम आ जाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया था, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस को जोड़ा था और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट को जोड़ा था। ठीक है, अब इनके बॉन्ड्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, इनका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो न्यूक्लियोटाइड शुगर के थर्ड कार्बन पे जुड़ेगा। कौन से बॉन्ड के थ्रू? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। ऐसे ही अगला जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो भी थर्ड कार्बन पे जुड़ेगा शुगर के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। तो ऐसे ऐसे करके जो नया जो न्यूक्लियोटाइड होगा हमेशा 3' कार्बन पे ही जुड़ेगा। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो डीएनए का निर्माण जो होता है हमेशा 5' से 3' की तरफ ही होता है। क्यों 3' की तरफ ही होगा? क्योंकि जो नया आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो शुगर के थर्ड कार्बन पे ही जुड़ने की उसकी टेंडेंसी होती है। इस वजह से जो उसका फॉर्मेशन होता है हमेशा 5' से 3' की तरफ ही होता है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमने शुगर और फॉस्फोरस के बीच में था और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल दिया। तो अब हम डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। 2 चेन बनानी है हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने बनाई थी। अब ऐसी की ऐसी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, एंटी पैरेलल होगी, एक तो एक दूसरे के पूरक होगी। पूरक मीन्स ऑपोजिट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक 5' से 3' की तरफ होगी, एक 3' से 5' की तरफ होगी, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहेगी। दोनों चेन में उपस्थित जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन के बीच में बनते हैं हमेशा, ताकि जो इनकी लेंथ है वो नियत रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसको हम डॉट डॉट के जैसे ये एडिनिन और थाइमिन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ग्वानिन और साइटोसिन में। तो इसको हम सही तरीका तो हमारा ये है कि इनको हम डैश डैश से शो करते हैं। तो मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे भी शो कर दिया है, तो ठीक है, बट मोर करेक्ट ये है। तो अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर में। तो ये रही शुगर 5 कार्बन की, यहाँ पे 5' पे हमने फॉस्फोरस जोड़ा है और यहाँ पे ये एडिनिन। तो एडिनिन से थाइमिन करेगा तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनेगा, और ये शुगर का ये फर्स्ट कार्बन यहाँ पे बोलेंगे अपन, क्योंकि यहाँ से जुड़ा है। तो ये जो OH है, ये OH जो है डीएनए का है, जो 3' पे नहीं होता OH हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी, तो ये वो वाला OH है, और ये यहाँ पे 5th पे ये फॉस्फोरस जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर बनती जाएगी, और एंड में देख लो ये 5' से 3' बन जाएगा, ये 3' से इधर 5' बनेगी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी। तो अब इसमें एक बार पूरा बॉन्ड देख लेते हैं कि क्या क्या बॉन्ड्स हैं इसमें। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया दोनों नाइट्रोजन बेस के बीच में, और यहाँ हमने बताया था कि नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये यहाँ पे जो 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हैं मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनको बोलते हैं। तो अगर अब हम इसकी स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो हमने नाइट्रोजन बेस की अभी स्ट्रक्चर्स बताई नहीं है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ताकि ये जो हमारी लिंक है ना फॉर्मेशन की वो टूटे नहीं, इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगी इसको। तो शुगर की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस की सॉरी। तो ये यहाँ पे CH2 ये पूरा शुगर है, और ये यहाँ से ये H3PO4 को हमने ये ऐसे PO4-2 ऐसे शो करके ये यहाँ से इससे कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, ये जुड़ता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो ये ऐसे इसको पूरा जूम करके देंगे तो ये स्ट्रक्चर इसकी फाइनल बनेगी। अब हम यहाँ पे प्यूरीन और पायरीमिडीन की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, ये रही आपके सामने। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पायरीमिडीन है वो एक ही रिंग बनेगी पायरीमिडीन में।
इसमें हमने 3 पढ़े थे, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में होता है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन आएंगे। तो ये रही साइटोसिन की स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये जो साइटोसिन की स्ट्रक्चर है, इन सब में हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जब शुगर से जुड़ेगा तो हमें पता होना चाहिए कि ये शुगर से कहाँ से जुड़ेगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि शुगर के साथ जब ये पायरिमिडीन जो है बॉन्ड बनाएगा तो ये N1 से जुड़ेगा, ये यहाँ से, ठीक है। और ऐसे ही यूरेसिल की स्ट्रक्चर ये रही, और ये रही थायमीन की स्ट्रक्चर। यूरेसिल और थायमीन में ये वाली स्ट्रक्चर जो है कॉमन है। यहाँ पे जो है मिथाइल है 5 पे, तो थायमीन को हमने 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 5 पे मिथाइल है और बाकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो यूरेसिल के सेम ही है। ओके, अब हम बात करते हैं प्यूरीन की। तो प्यूरीन में क्या है कि 2 रिंग्स होती हैं, एक तो पायरिमिडीन रिंग जो हमने पढ़ी थी, और एक इमीडेजोल रिंग होती है। यहाँ पे वही 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन होती है। तो ये रही एडेनिन की स्ट्रक्चर। ऐसे ही बस आप देख लो एक बार। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि यहाँ ये जो पायरिमिडीन है यहाँ पे शुगर के साथ ये N1 से शुगर से जुड़ेगी, और ये यहाँ पे N9 से शुगर से जुड़ेगी। ये ध्यान रखना है। बाकी अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर आती है तो आपको इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। और बाकी ये ध्यान रख लेना, पिरिमिडीन में एक ही रिंग होती है जबकि प्यूरीन में 2 रिंग होती है। ओके, तो अब हम स्ट्रक्चर फाइनली देखें तो डीएनए को ऐसे हमने एक रफली डायग्राम बना दिया इसका ऐसे, ताकि हम इसकी लेंथ और जो भी डायमीटर है हम देख लें। तो इस हेलिक्स से इस घुमाव से लेके इस घुमाव तक, ये जो पूरी एक हेलिक्स बोलते हैं इसको, 1 हेलिक्स बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी तो कम ही यहाँ पे शो की है मैंने, बाकी यहाँ पूरे में 10 नाइट्रोजन बेस आएंगे ऐसे पूरा 1 2 3। ओके, तो 2 नाइट्रोजन बेस जो है उनके बीच की डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अब डीएनए का जो डायामीटर है, दोनों ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। ओके, अब जो फॉस्फेट और शुगर है वो डीएनए की बैकबोन कहलाते हैं, और जो नाइट्रोजन बेस है वो स्टेप्स कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ रूल्स दिए थे चारगाफ ने, कुछ तो क्या एक रूल दिया था चारगाफ ने, वो ये है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें टोटल प्यूरीन होगा उतना ही टोटल पिरिमिडीन भी होगा, पायरिमिडीन। तो A+G = T+C। अब ये जब इधर आ जाएगा तो =1 हो जाएगा। बस ये इतना ही लर्न करना है इसमें। और जो बेस रेशियो है वो A+T और ये G+C, ये जो होगा कांस्टेंट होगा। किसी स्पीशीज़ के लिए ये कांस्टेंट होता है, मतलब किसी एक स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट होगा और दूसरी स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होगा। ओके, तो यूकैरियोट्स में A+T जो है ये ज़्यादा, यहाँ पे जो AT है वो G और C से ज़्यादा है, तो इनका जो रेशियो है 1 से ज़्यादा है। और प्रोकैरियोट जो है उसमें 1 से कम है। बस ये इतना सा थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। बाकी मेनली मैंने यहाँ पे डीएनए की स्ट्रक्चर ही बतानी थी। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर और ये समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा लगा।